हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। वो बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उन सब के लिए मेरी कक्षा एक बेहतर है। तो सभी बच्चे जो क्लास 11th पढ़ते हैं वो सभी बच्चे अपने अपनी NCERT खोल लें, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है 8 क्लास है। इससे पहले मैं 7 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी 8वीं क्लास है। चैप्टर है 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो देखते हैं आज हमें 8वीं क्लास में पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना हम समझते हैं और अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब को खोल लें और यहाँ पर देखते हैं। देखिए आज हमें पढ़ना है कवकों का वर्गीकरण। आज हमें पढ़ना है कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आज हम पढ़ेंगे। आज के हमारी जो क्लास है उस क्लास में आज हम देखेंगे कि कवकों का वर्गीकरण क्या है क्या नहीं। तो हम इसी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी किताबों को खोल लें और जो मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ा समझते रहें। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं कवकों का वर्गीकरण। देखिए कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को करता हूँ तो इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इन्हें किस में बांटा गया है? 2 ग्रुप्स में। एक तो है आपके लोअर फंजाई और दूसरे हैं आपके हायर फंजाई। ठीक, एक तो है आपके लोअर फंजाई और दूसरे हैं आपके हायर फंजाई। ठीक, एक तो है आपके निम्न वर्ग के कवक और इधर है आपके उच्च वर्ग के कवक, उच्च वर्ग के कवक। इधर है निम्न वर्ग के, इधर है वो। अगर यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे नॉन सेप्टेड माइसीलियम मिलता है। ऐसा माइसीलियम मिलेगा जहाँ पर मुझे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसे जो सेप्टा होते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये चीज़ क्या है? नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ठीक, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, ये सारी चीज़ हमें मिलेगी किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। अब हम उसी प्रकार से उच्च वर्ग के कवकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उच्च वर्ग के जो कवक होते हैं वहाँ पर मुझे देखने के लिए सेप्टा मिल रहा है। सेप्टा मुझे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे मैं कहता हूँ सेप्टा। तो यहाँ पर देखने के लिए क्या है? मुझे सेप्टा प्रेजेंट, यहाँ पर मुझे देखने के लिए सेप्टा मिल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज, जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा इनके वर्गीकरण के बारे में समझते हैं और इसी प्रकार के आधार पर हम थोड़ा थोड़ा इससे आगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हमें आगे थोड़ा हल्का सा बढ़ना है। तो अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि आखिर में फाइकोमाइसिटीज क्या है। अगर मैं बात करता हूँ फाइकोमाइसिटीज की, तो अगर हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की तो थोड़ा हम फाइकोमाइसिटीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए हम फाइकोमाइसिटीज करते हैं, एक लोअर फंजाई है, करते हैं हम फाइकोमाइसिटीज की। हम बात करते हैं यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज की। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए फाइकोमाइसिटीज को हम देखते हैं, इसे हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए NCERT ने क्या लिखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं, तो देखिए ये जलीय, एक्वाटिक एवं गली सड़ी लकड़ी, ये पहली बात तो इनकी प्रकृति जलीय। हमें अच्छी तरह से पता है कि जो कवक होते हैं वो नम स्थानों पर मिलते हैं। अब हम इसकी प्रकृति देखते हैं तो ये देखिए गली सड़ी लकड़ी, ये देखो लकड़ी है, ये देखिए लकड़ी है। इस लकड़ी के ऊपर देखो क्या सी है? ये गली सड़ी है। ठीक, गल रही है, सड़ रही है। ठीक है, गल रही है और सड़ रही है। तो गली सड़ी, ये देखो लिखा है गली सड़ी लकड़ी। ठीक है, गली सड़ी लकड़ी एवं नम, नम का मतलब नमी है। यहाँ पर नम का मतलब क्या है? नमी है।
नमी है, मोस्ट सीलन है, ठीक है, नमी, ठीक, नमी पर भी मुझे मिलेगी तथा सीलन भरे स्थानों पर ऐसे जगह पे मिलेगी जहाँ पर क्या होगी, सीलन, बहुत सारी दीवारें होती हैं वहाँ पर सीलन आ जाती है, तो सीलन भरी जगहों पर ये मिलेंगे। अथवा पौधों पर अविकल्पी पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ इस प्रकार के जो पौधे होते हैं कि उन पौधों पर ये परजीवी की तरह मिलती है। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है अविकल्पी। अविकल्पी को थोड़ा हम समझते हैं। देखिए शब्द लिखा है अविकल्पी, अविकल्पी जिसे कहते हैं ऑब्लिगेट। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है अ का मतलब होता है नहीं और विकल्पी का मतलब विकल्प। अगर कुछ इस प्रकार की बात करता हूँ फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग में कुछ इस प्रकार के कवक मिलते हैं कि वो किसी पेड़ के ऊपर एक अविकल्पी के रूप में रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसी फंजाई है, ऐसे कवक हैं, वो केवल उस पेड़ के ऊपर ही वृद्धि करेंगे, उनके पार अ का मतलब नहीं, कोई और विकल्प नहीं है। अर्थात वो पेड़ मर गया तो वो भी मर जाएंगे, तो हम उसे कहते हैं अविकल्पी पैरासाइट। अविकल्पी का मतलब हो जिसके पास कोई विकल्प न हो, उसे हम कहते हैं अविकल्पी। तो इस प्रकार की कवक होते हैं, वो केवल उसी के ऊपर अविकल्पी के रूप में मिलते हैं। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम ऐसी फंजाई के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ उसके कवक जाल की, अब हम बात करते हैं कवक जाल की। कवक जाल का मतलब माइसीलियम। देखिए माइसीलियम देखो उसे जैसे मान लीजिए एक धागा है, तो एक धागे को हम कहते हैं हाइफा, ठीक। अगर ये बहुत सारे धागे होते हैं तो इसे मैं कहता हूँ हाइफी। अब ये धागे बहुत सारे उलझे उलझे इकट्ठे हैं, ऐसे करके बहुत सारे इकट्ठे हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, माइसीलियम, कवक जाल, ठीक है। माइसीलियम उलझा उलझा है, ठीक है, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे उलझा है। ये मैंने देखो पिछली बार अच्छी तरह से समझाया। तो देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, कवक जाल यानी कि माइसीलियम। कवक जाल को मैं क्या कहता हूँ उसमें, माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, अपटी। अपटी का मतलब नॉन सेप्टेड। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा माइसीलियम जा रहा है ना, ये देखो इसे कहता हूँ मैं माइसीलियम, यानी कि धागे जिसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसे करके, ये दिख रहे हैं आपको, इसे देखिए यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए मुझे सेप्टा, ये है मेरे पास क्या, केंद्रक। ये है हमारे पास क्या, केंद्रक। ये है हमारे पास क्या, केंद्रक। इन्हें मैं कहता हूँ केंद्रक, इन्हें मैं कहता हूँ केंद्रक। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, केंद्रक, ठीक। और नो सेप्टा, यहाँ पर किसी प्रकार के मुझे अपट यानी कि सेप्टा नहीं मिले। देखो लिख रहा है नॉन सेप्टेड, ठीक। अपटीय, अपटीय, ठीक है, अपट, ठीक है, अपटी। तो यहाँ पर देखता हूँ मुझे देखो ऐसे 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 किसी प्रकार के सेप्टा नहीं दिख रहे, तो ये क्या है, नॉन सेप्टेड। तथा बहुकेंद्र की, देखिए एक केंद्र की है, एक केंद्र की है, एक केंद्र की है, एक केंद्र की है। तो हम यहाँ पर देखिए ये बात कह सकते हैं कि देखिए अपटी है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है। दूसरा बहुकेंद्र की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या है, बहु। बहु का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत, और केंद्र के तो मतलब होता है केंद्रक, ठीक। तो ये क्या है, बहु केंद्रक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मिल रहे हैं मुझे मौके दे। अगर मैं पोषण की बात करता हूँ, ठीक, अगर मैं फाइकोमाइसिटीज में पोषण की बात करता हूँ, तो पोषण इस वर्ग के जो कवक होते हैं वो पोषण कैसे लेते हैं, तो वो पोषण देखिए 2 प्रकार से लेते हैं। देखिए परजीवी के रूप में और मृतोपजीवी के रूप में। परजीवी का मतलब किसी के ऊपर पैरासाइट्स होंगे, सेप्रोफाइट्स में वो किसी सड़ी गली चीज़ के ऊपर भी भोजन ले रहे हैं। ये मृतोपजीवी, मरी हुई चीज़ के ऊपर, ये मरी हुई चीज़ जो बिल्कुल डेड है, बिल्कुल गल रही है, उसके ऊपर, या कोई अच्छा खासा चीज़ है, प्लांट्स है, तो उसके ऊपर क्या है, ये परजीवी के रूप में रह सकते। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके पोषण देखिए मुझे परजीवी के रूप में और मृतोप। मृतोप का मतलब होता है, ये देखो शब्द लिखा है मृतोप, हिंदी में समझो मृतोप, मृतोप,
तो ये देखो शब्द लिखा है यहाँ पर, मृतोप से पहले क्या लिखा है, मृत। मृत का मतलब क्या है, डेड। चीज बिल्कुल डेड हो रही है, वहाँ सीलन है, तो ये वहाँ पर मृतोपजीवी, उसके ऊपर क्या है, ये वृद्धि करते हुए आपको मिलेंगे। उसके ऊपर ये क्या करेंगे, हमें वृद्धि करते हुए मिलेंगे। अब हम थोड़ा इसके बारे में हल्के सी फाइकोमाइस्टीज के बारे में थोड़ा देखिए हम और पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस वर्ग के कवकों में जनन की, तो हम इस वर्ग के कवकों में अगर हम बात करते हैं जनन की, तो हमें यहाँ पर जनन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि आखिर में इस वर्ग के जो कवक हैं, यहाँ पर जो मुझे अलैंगिक जनन मिल रहा है, तो हमें यह समझना है कि आखिर में वो अलैंगिक जनन जो है यहाँ पर वो किस प्रकार से मिल रहा है। तो अलैंगिक जनन देखिए मिल रहे हैं, तो हमें देखिए अलैंगिक जनन यहाँ पर देखिए चल बीजाणु के द्वारा भी हो सकता है, और अलैंगिक जनन यहाँ पर अचल बीजाणु के द्वारा भी हो सकता है। चल बीजाणु उसे कहते हैं जिसमें क्या, फ्लैजेला प्रेजेंट है, अर्थात ये मोटाल गतिशील होते हैं। ये क्या होते हैं, गतिशील, इधर उधर गति कर सकते हैं। अचल वे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अगतिशील, इन्हें हम कहते हैं अगतिशील। तो यहाँ पर देखिए मुझे फ्लैजेला मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पर कोई फ्लैजेला नहीं मिलेगा। जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं मिलता उसे कहते हैं हम अगतिशील, वो किसी प्रकार की गति करता नहीं है, तो नॉन फ्लैजिलेट है। तो यहाँ पर क्या है, ये अगतिशील होते हैं और वो गतिशील होते हैं। चल का मतलब होता है, देखो चल लिखा है, चल का मतलब होता है चलना, और अचल का मतलब देखिए समझिए, और अचल देखिए यहाँ पर हिंदी में समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ये है चल का मतलब होता है चलना। ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं, चल वो सकते हैं बीजाणु जिनमें क्या, फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा। और एक है अचल, का मतलब नहीं, चल का मतलब चलना, जो नहीं चल सकते हैं उन्हें मैं कहता हूं अचल। चल वो हैं जो चल सकते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम जूस्पोर्स, और अचल वो हैं जो चल नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं क्या, एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों की कंडीशन देखते हैं तो ये बॉडी के इनसाइड होंगे, अर्थात कोई ऐसी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हम देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगे, अचल। अब ये भी मुझे बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे, चल। किसी भी बॉडी के अंदर मुझे क्या मिलेंगे, चल। तो इसलिए इनकी देखिए अंतरजातीय स्थिति है, अर्थात ये शरीर के अंदर बनते हैं, जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो जी फट जाएगी झिल्ली, फिर ये बाहर निकल आएंगे। तो इनकी स्थिति बीजाणु को देखते हैं क्या है, एंडोजीनियस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ये देखिए एंडो, इंग्लिश में भी समझिए एंडो। अंतरजाती का मतलब अंदर तक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। तो इनकी अगर हम प्रकृति बताएं, ये कहाँ बनते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक, तो बीजाणुधानी में बनते हैं, स्पोरेंजियम में ये बनते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन देखिए मुझे इस वर्ग के कवकों में देखने के लिए मिलता है। अब लैंगिक जनन देखते हैं, देख कैसे हो सकता है। लैंगिक जनन देखिए आइसोगैमस टाइप का हो सकता है। ठीक, आइसो का मतलब होता है समान, यहाँ पर देखिए आइसो लिखा हुआ शब्द, आइसो का मतलब होता है समान। जैसे ये लिखा है समयुग्म की, ये लिखा है समयुग्म की। अब इसका मतलब समझते, सम का मतलब होता है समान, युग्म की का मतलब क्या होता है, गैमीट। ठीक है, तो आइसो गैमस का मतलब गैमीट। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो गैमीट मुझे कैसे मिल जाएंगे, समान। असमयुग्मी, असमयुग्मी उसे कहते हैं, अका मतलब क्या है, अका मतलब है, अका मतलब होता है नहीं, सम का मतलब समान, युग्म की का मतलब युग्मक। यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं तो यहाँ पर गैमीट दोनों समान ही, अर्थात एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, एक है मेरे पास छोटा और एक है मेरे पास बड़ा, असमान है। ठीक, एन का मतलब असमान। ठीक है,
जो समान न हो, एन आइसो का मतलब असमान। विषमयुगी, यहाँ भी मुझे अलग प्रकार के मिलेंगे, हेट्रोगेमस, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, आखिर में हमें यह समझना है कि जहाँ पर इनका निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। तो देखिए ये है एक गोल गोल संरचना होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक। और ये स्पोरेंजिया जिसके सहारे से लगी होती है, ठीक। तो ये है स्पोरेंजिया और इस पर लगी है उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया जिस पर लगते हैं उसे कहते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। ये है देखिए मेरे पास धागे, ये है देखिए धागे, ये धागे से क्या कहूँगा मैं, हाइफी। एक है तो मैं हाइफा कहूँगा, बहुत है तो हाइफी। तो ये है क्या, देखिए इसके धागे, ये देखिए ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे करके, ठीक। ये है इसके हाइफी यानी कि धागे। ये क्या है, इसके धागे, कवक धागे, ठीक। तो हम देखें यहाँ पर, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे मैं कहता हूँ राइजोट्स, ये क्या है मेरी राइजोट्स। अब देखिए हम थोड़ा इसे यहाँ समझते हैं। अब ये स्पोरेंजिया जो है, इस स्पोरेंजियम के अंदर मुझे स्पोर्स मिल रहे हैं। ये देखिए स्पोर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं स्पोर्स। देखिए जब स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर कवर होते हैं, ऐसे ढके होते हैं, तो उन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। अब ये स्पोर इसके अंदर ढके हुए हैं तो मैं इन्हें कहूँगा स्पोरेंजिया कहते हैं। अगर इसके अंदर ढके हुए हैं तो मैं इसे क्या कहूँगा, स्पोर के अंदर में, स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर, तो मैं कहता हूँ स्पोरेंजिया। अगर ये बाहर लेके जाएंगे तो मेरे स्पोर्स कहलाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसी प्रकार जूस स्पोर्स को देखते हैं। तो देखिए जूस स्पोर्स की हम देखते हैं जिसे मैं कहता हूँ चल बीजाणु, इसे हम कहते हैं चल बीजाणु। चल का मतलब चलना। इसमें देखिए जो फ्लैजला है, फ्लैजला है, जब किसी के अंदर में कोई फ्लैजला होता है प्यारे बच्चों, तो वो चीज़ क्या है, गतिशील हो जाती है, कहीं ना कहीं चलती है। तो ये पहले क्या है, फ्लैजला है, तो इसका मतलब ये है कि ये गतिशील है, ये चलेगा, मूवमेंट करेगा कुछ न कुछ। तो देखिए जूस स्पॉट्स, इन्हें मैं कहता हूँ जूस स्पॉट्स या चल बीजाणु। तो इनका निर्माण जूस स्पोरेंजियम में हो रहा है। तो ये जिसके अंदर में देखो बन, ये देखिए ये है स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो इसे मैं क्या कहूँगा, जूस स्पोरेंजियम। तो मैं इसे क्या कहूँगा, जूस स्पोरेंजियम। और वो स्पॉट्स जो होते हैं, वो जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर मिलते हैं मुझे, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये मेरी स्पोरेंजिया है और इसके अंदर निकलने वाले वो मेरे क्या है, स्पॉट्स हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए जूस स्पोरेंजियम में होता है, ये गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब गति दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर में हमें फ्लैजला देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए ये गति दिखाते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और आगे समझते हैं एनसीईआरटी की लाइन में। देखिए हम थोड़ा लैंगिक जनन को हल्का सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन कि अगर हमें लैंगिक जनन की बात करता हूँ, इस वर्ग के जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग है, इस वर्ग के जो कवक होते हैं उन कवकों में हम लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। हम अलैंगिक जनन को समझ गए कि अलैंगिक जनन तो मुझे देखने के लिए जूस स्पॉट्स टाइप का मिल रहा है या मुझे एप्लानो स्पॉट्स टाइप का मिल रहा है। तो या तो एप्लानो स्पॉट विधित हो जाता है या जूस स्पॉट विधित हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा लैंगिक जनन है ये कैसे हो रहा है। तो इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसमें हम लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मेरे पास गैमीट हैं, एक गैमीट मेरे पास ये है, ठीक, और एक गैमीट है, तो दोनों गैमीट है मेरे पास, ठीक है। ये भी क्या है, हैप्लॉइड, अगुणित है, ये है हैप्लॉइड और ये भी है हैप्लॉइड, ठीक, दोनों। अब ये दोनों गैमीटों को अब गौर से देखते हैं। जब ये दोनों गैमीट पास पास आते हैं तो देखिए यहाँ से ये इसके अंदर मुझे मिल रहा है क्या, केंद्रक। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, केंद्रक,
अब इसमें ये मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये भी प्रोटो। तो सबसे पहले देखिए ये केंद्रक अलग है, ये केंद्रक अलग है। ये क्या है मेरे पास, पास पास आ गए और ये भी पास पास आ गए प्यारे बच्चों, तो ये केंद्रक है। अब इसकी जो लेयर्स इसके साथ मिल गई, अब ये इसका क्या मिल गया, ये प्रोटोप्लाज्म एक हो गया। तो मैं इसे कहता हूं, जब प्रोटोप्लाज्म दोनों का एक हो जाता तो मैं उसे कहता हूं प्लाज्मोगेमी। तो हम उसे कहते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। अब पहले स्टेप में मेरी यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो गई है, जिसे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि कवकों में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। अब इस रास्ता को कहता हूं मैं प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी इसके बाद मेरी अगली स्टेप, अब ये न्यूक्लियस अब दोनों आपस में मिलेंगे। तो अब इस कोशिका के अंदर देखते हैं, अब ये दोनों आपस में मिल गई। जब ये दोनों आपस में प्यारे मिल जाएंगे तो मैं इसे कहूँ कैरियोगोमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रकों का जुड़ना, ठीक, दोनों केंद्रकों का जुड़ना, दोनों केंद्रकों का जुड़ना, ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही दोनों केंद्रक जुड़ेंगे उसके बाद अब देखिए मेरा जो स्पेशल कंडीशन है, अब ये क्या बन गई मेरे पास, जाइगोट। अब इसकी जो बाल है कैसी होती है, मोटी, मोटी भित्ति होगी इसकी, क्या होगी इसकी, मोटी भित्ति। अब इसके अंदर जो देखिए यहां पर आके देखिए, समझिए, कैरियोगेमी हुई, कैरियोगोमी से में थिक वाल का जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या है, ये मेरा जाइगोट पूरा एक बनने के बाद अब क्या हो गया, अब यहां पर जैसे ही मेरी क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब होगा यहां पर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। तो धीमे धीमे देखिए उसमें क्रिया होती रह जाएगी उस पर, तो धीमे धीमे क्या है, अब ये सारी चीजें मेरे पास बनने लगती। तो इस प्रकार के देखिए इस बॉल के अंतर्गत यहाँ पर मेरे क्या हो रहे हैं, ये क्या बन गया, इसके अंदर स्पोर्स, अर्थात यहाँ पर क्या बन गए, ये बीजाणु। अब ये बीजाणु बन गए। अब ये बीजाणु जैसे ही ये बीजाणु कैसे हो जाएंगे, परिपक्व। जैसे ही ये हुए परिपक्व हुए, तैसे ये बाल क्या हो जाएगी, ये बाल फट जाएगी, बाल फट जाएगी, बाल फट जाएगी और ये बाहर निकल आएंगे। तो ये बाल फटने के बाद क्या होता है, चीज बाहर निकल आती है। तो चीज निकल आएगी कैसे, एकदम बाहर। अब देखिए आगे देखिए समझते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे फाइकोमाइसिटीज के, ठीक, फाइकोमाइसिटीज के देखो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक तो देखिए हुआ इसका एग्जाम्पल म्यूकर, एक हुआ देखो राइजोपस। राइजोपस ऑन चपाती, रोटी के ऊपर मिलता है ना मुझे राइजोपस देखने के लिए। तो देखिए ये है म्यूकर, ये देखिए रोटी के ऊपर मिलेगा राइजोपस, ये है देखिए राइजोपस, ठीक, ये देखो फट गया है, ये स्पोर्स निकल गए, ठीक, ये है राइजोपस। उसके बाद एल्बुगो ऑन मस्टर्ड। अगर मैं सरसों की बात करता हूं तो सरसों की जब खेत में हम जाते हैं तो सरसों की कुछ पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के ऊपर मुझे देखिए सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो देखिए ये है, देखिए सरसों की पत्ती, ये हैं वो सरसों की पत्तियां, ये देखिए धब्बे दिखा रहे हैं। तो इन्हें मैं कहता हूँ सफ़ेद धब्बे, कहता हूँ मैं वाइट स्पॉट। ये मुझे वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो हमारा क्या है अगला, ये वाइट स्पॉट किसके, एल्बुगो के। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फाइकोमाइसिटी वो सदस्य जहाँ पर मुझे देखने म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो मिलते हैं, ये इस प्रकार की संरचना के होते हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में, थोड़ा हम कि फाइकोमाइसिटीज को अब हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज को अब हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के क्लासिफिकेशन को।
वर्गीकरण। देखो फाइकोमाइसीटीज को दो वर्गों में बांटा है, एक तो बांटा है इन्होंने जाइगोमाइसीटीज में और दूसरे को रखा है इन्होंने मैस्टिगोमाइसीटीज में, या हम इसी को कहते हैं ऊमाइसीटीज। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, ऊमाइसीटीज। इसी को हम क्या कह देते हैं, ऊमाइसीटीज। ठीक, और ये बन गया मेरा क्या, जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज, ये बन गया मेरा जाइगोमाइसीटीज। अब हम इन दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर से, उन कैरेक्टर को थोड़े देखें समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जाइगोमाइसीटीज मेंबर्स की, जाइगोमाइसीटीज सदस्यों की, ठीक है, इसमें कौन कौन से ऐसे सदस्य मिलेंगे, उसमें कैसे लक्षण पाए जाते हैं, इन सामान्य लक्षणों को देखते हैं। देखिए इसमें नॉन फ्लैजिलेट सदस्य पाए जाते हैं। ऐसे सदस्य मिलेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सदस्य मिलते हैं, अर्थात इनके जो जूस पोर्स होते हैं, अर्थात जूस पोर्स क्या होंगे, एब्सेंट। तो ऐसे सदस्य मिलेंगे, वहाँ पर मुझे इसमें जाइगोमाइसीटीज में मुझे जूस पोर्स नहीं मिला, क्योंकि जूस पोर्स में क्या होता है, जूस पोर्स में फ्लैजिला होता है। और इसमें पाए जाने वाले ऐसे सदस्य मिलेंगे कि उनके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। नॉन का मतलब होता है नहीं, फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला। तो ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर मुझे फ्लैजिला नहीं मिला है, अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें यहाँ पर देखने के लिए जूस पोर्स नहीं मिलेंगे, हम ये बात कह सकते हैं। अगला देखिए, अधिकांश टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगर ज़्यादातर की बात करूँ तो इस जाइगोमाइसीटीज के अंदर के वे सदस्य होते हैं, कवकों के वे सदस्य होंगे जो मुझे पानी में देखने के लिए नहीं मिले, मुझे टेरेस्ट्रियल, मुझे कुछ जमीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं, स्थली मिल रहे हैं देखने के, स्थल पर मिल रहे हैं देखने के लिए। दूसरी बात, सभी मृतोपजीवी होंगे, ऐसे होंगे जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं, बिल्कुल मर चुके, लकड़ी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अब सड़े किसी काम की नहीं, तो ये मुझे वहाँ पर वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। अब वो बेकार होगी, डेड होगी, उसको वृद्धि होगी, जैसे राइजोपस हुआ और म्यूकर हुआ। दूसरी बात करते हैं मैस्टिगोमाइसीटीज, जिसे मैं ऊमाइसीटीज भी कहता हूँ। तो ऊमाइसीटीज की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस ऊमाइसीटीज में जो आने वाले जो मेरे कवक होते हैं, उन कवकों की पहली बात खास ये है कि वहाँ पर मुझे देखने के लिए फ्लैजिलेटेड स्पॉट्स मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर मुझे जूस स्पॉट्स मिलेंगे देखने के लिए। तो ये देखिए फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब गतिशील होते हैं। तो ये हम कहते हैं क्या से होते हैं, ये गतिशील, अर्थात इनमें गति मिलेगी। अर्थात हम ये भी कैसे, गति किन में मिलती है, जूस स्पॉट्स में मिलती है, अर्थात चल बीजाणु में मिलती है। अब ये कह लीजिए अर्थात चल बीजाणु मिल रहे और यहाँ पर मिले मुझे अचल बीजाणु, ऐसे समझ लीजिए आप, कन्फ्यूज मत होइए, सब आ जाएगा धीमे धीमे। अचल बीजाणु मिल रहे, ठीक है, वहाँ मुझे चल बीजाणु। दूसरी बात, ये मुझे देखने के लिए स्थल पर मिल रहे, तो इनकी बात करता हूँ, ये मुझे देखने के लिए एक्वाटिक मिल रहे, जलीय मिले। तो इनकी प्रकृति ऐसी है, ज़्यादातर इनका नेचर ऐसा है कि इनके लिए जल चाहिए, इनके लिए स्थल चाहिए। अब अगली बात, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, ये ऐसे मिलेंगे इस वर्ग के मैस्टिगोमाइसीटीज या ऊमाइसीटीज में पाए जाने वाले जो ऐसे सदस्य हैं, जो फाइकोमाइसीटीज के ऐसे सदस्य हैं कुछ, ये अविकल्पी के रूप में, यानी कि ये किसी के ऊपर रह रहे हैं तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल वही विकल्प है। अगर वो मर गया तो ये भी मर जाएंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इनके पास कोई विकल्प जीने के लिए नहीं है, सर्वाइव करने के लिए इनके पास कोई विकल्प, उसे कहते हैं हम अविकल्पी। अगर मैं इनकी सेल वॉल की बात करता हूं तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे कि मैं एल्ब्यूको की बात कर रहा हूं या मैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की बात कर सकता हूं। तो ये इस प्रकार के कवक हैं, तो ये इस प्रकार के कवक हैं प्यारे बच्चों, कि इनकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है और ये अविकल्पी पैरासाइट होते हैं। एल्ब्यूको की बात करें, जो मेरी पत्तियां होती हैं सरसों की, उन सरसों की पत्तियों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सरसों की पत्तियों के ऊपर वो कहीं ना कहीं वृद्धि करते हुए हमें पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पत्ती हमेशा के लिए डेड हो गई तो वो भी क्या होगा, हमेशा के लिए डेड हो जाएंगी। जब पत्तियां खत्म तो वो भी खत्म। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को समझते हैं। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते कोशिश करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसीटीज में।
अब हम आ गए उच्च वर्ग वाले कवकों में। तो देखिए हम एस्कोमाइस्टीज की बात करते हैं, तो ये देखिए मेरा पास क्या एस्कोमाइस्टीज, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक का मतलब होता है थैलीनुमा, सैक का मतलब थैला, थैला। तो ये क्या हुए, थैलीनुमा हुए, थैलीनुमा। थैला दो क्या, ये देखो थैलानुमा होते हैं, ये दिख रहा है आपको, थैलेनुमा। ये तो गड्ढा, इसे तो गड्ढा, इसे कहते हैं थैलानुमा, ठीक। ये नहीं होते, देखो थैलानुमा। तो एस्कोमाइसीटीज की पहली बात यह है कि एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। इनकी अगर हमें कंडीशन को देखता हूं तो ये कंडीशन मुझे प्यारे बच्चों देखने के लिए थैले जैसी दिख रही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सैक लाइक। सैक का मतलब होता है थैला, तो हम थैले जैसी होती है कंडीशन, ठीक है। ये देखिए सब थैले जैसी मुझे इसकी कंडीशन दिख रही है। अब हम थोड़े इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अधिकांशतः, ज्यादा से ज्यादा ही बात करो, अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा इस वर्ग के, ठीक, एस्कोमाइसीटी वर्ग के जो इनके सामान्य लक्षण देखते हैं, तो ज्यादा से तरह की बात करता हूं। तो पहली बात, ये बहुकोष्ठीय होते हैं। बहुकोष्ठीय मतलब यह कि ऐसे हैं, इन्हें हम आसानी से आंख से देख सकते हैं, बड़े होते हैं काफी, आसानी से आंख से देख सकते हैं। बहुकोष्ठीय उसे कहते हैं जो हमें आंख से आसानी से हम देख सकते हैं, और जिसे आंख से हम नहीं देख सकते उसे हम कहते हैं सूक्ष्म। तो बहुकोष्ठीय में देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, इन्हें आसानी से देख सकते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर मुझे देखने के लिए जो सेल्स होती हैं बहुत बड़े होते हैं, इनके अंदर सेल्स की संख्या अधिक है, इन्हें आसानी से हम देख सकते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम इस प्रकार का कवक है कि हम इतना बड़ा होता है, उसका साइज इतना बड़ा होगा, हम उससे आसानी से बहुकोष्ठीय, यानी कि वहाँ पर कोशिका, बहु का मतलब होता है बहुत, कोशिकीय मतलब कोशिका। इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा क्या देखने के लिए मिली, कोशिका, क्योंकि ये एक कोशिका वाला तो केवल हमारा ईस्ट था। यहाँ पर क्या है, बहुकोशिकीय, यहाँ का मतलब बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं। एक कोशिकीय बहुत कम पाए जाते हैं। देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कोशिकीय। ऐसे कवक बहुत मिलेंगे, कम मिलेंगे, बहुत कम, जिनकी केवल एक कोशिका मिलती है। तो ज्यादातर हम ये बात समझ गए मोटी मोटी कि एस्कोमाइसीटीज वर्ग के अंदर में वो कवक मिलते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पर मुझे एक कोशिकीय देखने के लिए क्या, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, रेयरली। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा है बिरले, रेयरली। रेयरली का मतलब, बिरले का मतलब होता है बहुत कम पाए जाने वाले, रेयरली मतलब बहुत कम केस में, बहुत न के बराबर केसेज में पाए जाए। देखो एस्कोमाइसीटीज जैसे कि एक कोशिकीय ईस्ट की बात करें, ये देखिए यहीं पर देखो लिखा है, ये बहुत कम पाए जाते हैं, अतः रेयरली, बहुत ही कम केस में पाए जाते हैं। जैसे सैक्रोमाइसीज नॉन फिलामेंटस कंडीशन वाले होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अगर मैं ईस्ट की बात करता हूं तो ईस्ट कैसा होता है, देखिए एस्ट होता है ऐसे, नॉन फिलामेंट, ठीक है, ऐसे करके होता है। इसके ऊपर कोई बड निकल आएगी, बड से वृद्धि करेगा, ऐसे करके ये वृद्धि फिर बाद में हो जाती है तो वो डिटैच हो जाता है। तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि हमें एक कोशिका वाले बहुत ही रेयर केस में देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं एस्कोमाइसीटीज के कुछ अगले कैरेक्टर्स के बारे में देखिए समझते हैं, तो एस्कोमाइसीटीज के अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूँ, इनके आवास की बात करता हूँ, तो भैया ये कहाँ पर मिलेंगे, तो देखिए अधिकांशतः अगर मैं ज्यादातर इनके बात करूं तो ज्यादातर ये देखिए मुझे देखने के लिए स्थली मिल रहे हैं, अधिकांशतः स्थली मिल रहे हैं, ऐसी जगह मिल रहे हैं जो स्थल पर होती है, स्थली मिल रहे हैं देखने के लिए। दूसरी बात, जो मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मृतोपजीवी का मतलब मान लीजिए कोई गोबर या और भी बहुत सारी चीज जो सड़ रही है, पृथ्वी है, यहाँ पर देखो ये सड़ती हुई चीज है, कोई मृतोप, उसके ऊपर देखो ये मिल रहे हैं मुझे, तो यह क्या कोई सड़ती हुई वस्तु है, कोई सड़ती हुई वस्तु, ठीक। तो इसके ऊपर मुझे ये क्या मिल रहे हैं, कवक। तो ये है कवक, ये कोई सड़ती हुई वस्तु है, उसके ऊपर ये कवक मिल रहे हैं, स्थल पर मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ समलरागी, कोप्रोफिलस, वही बात है ग्रोंगरो। तो ये मान लीजिए कि कोई सड़ती हुई चीज, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, गोबर है, इससे मान लीजिए हम क्या है, गोबर है, ठीक है, गाय का गोबर। तो गाय के गोबर को देखते हैं कि गाय जब चरती है तो गाय जगह जगह गोबर कर देती है, तो जब गोबर कर जाए तो गोबर सड़ता है। तो हमें ऐसी जगह पर देखने के लिए देखिए हमें कवक मिल जाएंगे। तो इसी को कहते हो, अगर कुछ समलरागी मतलब होता है कोप्रोफिलस, किसी सड़ती हुई
ठीक, ग्रोइंग ऑन डंक, ये देखो खाद, ये देखो वो होता है ना ग्रोइंग ऑन डंक, कोप्रोप्लस हम उसे कहते हैं। कोप्रोप्लस मतलब ऐसे जो किसी जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, जो कैटल्स होते हैं, जो पालने वाले जंतु होते हैं, जैसे रूमिनेंट्स जंतु, जैसे गाय या भैंस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर मुझे काउ डंक, उनके जो गोबर होता है, गोबर पर मुझे ये उगते हुए देखे जा सकते हैं। देख लो ग्रोइंग ऑन डंक, ठीक, गोबर के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात, इनके माइसीलियम की बात करते हैं, तो इनके माइसीलियम को देखो हम ब्रांच्ड होता है, ये देख रहा है आपको, देखो कैसा मिल रहा है मुझे, ब्रांच्ड, ये देखो ब्रांच, ये देखो ब्रांच दिख रहा है। तो इसके माइसीलियम देखिए ऐसे हैं, तो देखो ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, यहाँ से निकल आएंगे, ये निकल जाएंगे, इतना निकल जाएंगे। तो इनके माइसीलियम देखिए हमें कैसे मिले, ब्रांच तथा सेप्टेड। उसके अलावा हम इसमें देखते हैं तो मुझे ये कैसे मिलेंगे, सेप्टेड। तो पहली बात देखिए हम ऐसे मिल रहे हैं, ठीक, सेप्टेड मिल रहे हैं। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ब्रांच्ड मिल रहे हैं, ठीक, और मुझे क्या मिल रहे हैं, ब्रांच्ड, ये होगी मेरी ब्रांच है, ठीक, ये ब्रांच्ड है और सेप्टेड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पेनिसिलियम की, ये मेरा पास पेनिसिलियम, पहली बात क्या है, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। दूसरी बात क्या है, ये सेप्टेड है, ठीक। जैसे कि मैं एस्परजिलस की बात करता हूँ, ये मेरा एस्परजिलस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो माइसीलियम होते हैं, तो वो माइसीलियम हम पहली बात देखने के लिए मुझे ब्रांच्ड मिले हैं, दूसरी बात है वो सेप्टेड भी मिले हैं। तो इस प्रकार के माइसीलियम मिलते हैं जो ब्रांच्ड भी होते हैं और हमारे सेप्टेड भी होते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और हल्का सा इसके जनन के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर मैं एस्कोमाइसीटीज के जनन के बारे में बात करता हूं तो देखो एस्कोमाइसीटीज के जो सदस्य होते हैं, तो मोस्टली रूप में हम ये कह सकते हैं जो एस्कोमाइसीटीज के मेरे सदस्य मिले, उन एस्कोमाइसीटीज के सदस्य में मुझे दो प्रकार देखे, एक तो अलैंगिक जनन मिला देखने के लिए, दूसरा मुझे लैंगिक जनन देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का देखने के लिए मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए हमें यहाँ पर मिला, देखिए अलैंगिक जनन। अब मैं अलैंगिक जनन की बात करता हूँ तो अलैंगिक जनन मुझे देखो कौन सी विधि से मिलेगा, यह मुझे कोनिडिया द्वारा होते मिलता है। ये कैसे होगा, कोनिडिया के द्वारा। जैसे ये दिख रहा है, ये ना, ये है आपका एक कवक, ये देखिए ऐसे की ब्रांचा निकली, ऐसे कर जा करके ये मेरे क्या बन रहे हैं यहाँ पर जा करके, क्या, कोनिडिया। तो ऐसे करके जा करके कोनिडिया मिले। जैसे जैसे कोनिडिया मैच्योर हो जाएगा तो ये देखिए अटैच हो या तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक, ऐसे करके ये अलग हो गया, ऐसे करके ये अलग हो गया, ऐसे करके अलग हुआ। तो क्वानिटी क्या है, धीमे धीमे करके क्या डिटैच हो जाता है। तो क्वानिडिया हम इस वाली कंडीशन को कहते हैं क्वानिडिया। देखिए अभी और समझते हैं, ये विशिष्ट कवक जाल पर पाए जाते हैं, ये स्पेशल प्रकार का जो एक माइसीलियम है उसके ऊपर पाए जाते हैं, जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। तो ये है मेरे पास कोनिडियोफोर, इसे कहता हूं मैं कोनिडियोफोर। उस कोनिडियोफोर के ऊपर यहाँ कंडीशन देखता हूं तो मुझे यहाँ पर कोनिडिया मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक ब्रांच है, इसके ऊपर कोनिडिया लगे हैं, तो जिसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं उसे मैं कहता हूं कोनिडिया फोर, ये कोनिडिया फोर। अब इसके ऊपर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर कोनिडिया देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो ये क्या है मेरे कोनिडिया, इसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो कोनिडिया जिस ब्रांच के ऊपर लगते हैं उसे मैं कहता हूं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर पर बहिर्जात एक्सोजीनियस के रूप में पाए जाते हैं। अब ये देखो कोनिडिया है, तो कोनिडिया को देखो यहाँ पर, ये कोनिडिया है, इस कोनिडिया को मैं देखो आसानी से देख सकता हूँ, ये किसी भी झिल्ली या किसी भी बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है। तो जो बाहर है उसे कहता हूं वो बहिर्जात, यानी कि एक्सोजीनियस। तो इसकी कंडीशन क्या है, एक्सोजीनियस, बहिर्जात। ये देखो लिखा है बहिर्जात, क्या लिखा है, बहिर्जात, एक्सोजीनियस। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कोनिडिया का निर्माण क्या हो रहा है, बहिर्जात, यानी कि बाहर, आउट ऑफ बॉडी। हम ये कह सकते हैं ये है इसकी बॉडी, इस बॉडी को देखिए आउट में, देखो आउट में इसका निर्माण हो रहा है। इसे देखिए
तो इसे देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड बॉडी, ठीक, आउटसाइड बॉडी एक्सटर्नल कंडीशन है, ठीक। और इनसाइड बॉडी बोलते हैं उसे एंडोजीनियस बोलते हैं। देखिए कॉनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। अब ये कॉनिडिया जो है यहाँ पर जहाँ कहीं गिरेंगे जा करके, ठीक है, ये गिर गए, अब ये धीमे धीमे क्या नया फिर बना देंगे, नया माइसीलियम बना देंगे, नया माइसीलियम बनेगा तो फिर उसके बाद क्या मेरे कॉनिडिया फिर बनने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम कॉनिडिया, ये एक बेसिपेटल अरेंजमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए हम देखिए यहाँ पर एक बार समझिए, ये कॉनिडिया दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास कोई एक ब्रांच, इस ब्रांच के ऊपर देखता हूँ मैं तो कॉनिडिया को देखता हूँ, तो देखिए पहले यहाँ पर एक कॉनिडिया लगेगा एक। अब अगली कंडीशन में देखता हूँ तो इस कॉनिडिया नहीं, इसके नीचे अगला मिलेगा मुझे देखने के लिए। तो अब अगला कॉनिडिया बनना है, तो अगले कॉनिडिया को देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, अगला मेरे देखो कॉनिडिया बन गया ये, ठीक। तो पहले वाला तो देखिए हमारे पास यही था, पहला वाला यहाँ पहुँच गया। अब तीसरा कॉनिडिया बनना है, तो देखिए मैं तीसरे कॉनिडिया को बात करता हूँ, तो मान लीजिए ये है मेरे पास तीसरा कॉनिडिया, ठीक है, और ये है मेरे पास दूसरा कॉनिडिया, मेरा मतलब दूसरा कॉनिडिया बनने वाला, ठीक है। और ये है मेरे पास कौन सा, पहला कॉनिडिया। तो ये मेरे पास क्या है, पुराना है, ठीक, और ये क्या है, नया। तो ये पुराना वाला जैसे मेचर हो जाएगा तैसे ये बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पर गड़ेगा और ये वृद्धि करता रहेगा और नए माइसीलियम को कहीं ना कहीं जन्म देगा। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर ये बात थोड़ी समझ चुके हैं कि हमें कॉनिडिया जो है, कॉनिडिया का निर्माण हमारा कैसा होता है, एक बहिर जात होता है, एक्सोजीनियस कंडीशन। अब लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जबकि लैंगिक जनन बीजाणुओं को होते हैं, जो लैंगिक जनन अगर हम उससे कहते हैं तो इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं उन्हें हम एस्कस में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्कस। तो एस्कोस्पोर्स बनेंगे, इसे हम लैंगिक जो बीजाणु बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। तो एस्कस कहते हैं, तो उसके अंदर मुझे एस्कोस्पोर्स मिले देखने के लिए। हम इतनी सारी चीज को समझ चुके हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर अगली क्लास का देखिए हम कल करेंगे। आज की क्लास हमारी इतने ही पर ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाकी हिस्से को हम कल देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।